हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है कॉलेज नॉलेज केमिस्ट्री क्लासेस में। तो आज हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर के एक नया वीडियो लेक्चर हम लेकर के आ गया हूँ। इसमें हम लोग देखने वाले हैं पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल में मैथमेटिकल डेरिवेशन देखने वाले हैं। वन डायमेंशनल बॉक्स कोई भी पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसको वन डायमेंशनल बॉक्स में पोजीशंस क्या होते हैं, उसके लिए वेव फंक्शन का पूरा डेरिवेशन हम इस वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल में करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में हम एनर्जी के लिए भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, है ना। E इज इक्वल टू एन स्क्वायर एन एच 8 ma² जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको भी इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा देखेंगे। तो इस चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का मीनिंग क्या हो रहा है ना। तो सबसे पहले समझते हैं, जैसे क्वांटम केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, क्वांटम केमिस्ट्री हो गया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स हो गया आपको। तो इसमें हम लोग बेसिकली हम किसके बारे में डील करते हैं, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, है ना। स्मॉल, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स बोलेंगे, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस पार्टिकल्स का हमें क्या निकालना है, पोजीशंस निकालना है। तो पोजीशंस निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशंस रखना पड़ेगा। तो हमारा कंडीशंस क्या है, ये वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसमें पार्टिकल को रखा गया है। तो इस वन डायमेंशनल बॉक्स में अगर हमें पार्टिकल को रखा गया है तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि पार्टिकल सिंगल डायरेक्शन में ही मूव कर पाएगा, मतलब वन डायमेंशनल ही मूव कर पाएगा। अगर पार्टिकल मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे ही मूव कर पा रहा है तो वाई जेड को हमें यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। तो ओनली एक्स एक्सिस पे मूव कर पा रहा है। अगर पार्टिकल नॉर्मली एक एक्स ओनली वन एक्सिस पे मूव करता है ना, तो उस मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। आगे हम इसके बारे में भी समझेंगे। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का सिंपल सा मीनिंग यह हुआ कि कोई भी पार्टिकल वन डायमेंशनली उसको हम एज्यूम कर रहे हैं किसी बॉक्स में जिसका मूवमेंट सिंगल डायरेक्शन में ही पॉसिबल है। तो उस पार्टिकल का हमें पोजीशन का वेव फंक्शन के फॉर्म में पोजीशंस को डिफाइन करना है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, उसी पार्टिकल का हम एक पार्टिकल लेंगे, उसका हम वेव फंक्शन कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे, वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे जो उसके पोजीशंस को दिखाता है, जो उसके प्रॉपर्टीज को शो करता है। यही हम क्वांटम केमिस्ट्री में इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दिया, अगर कोई भी पार्टिकल वन डायमेंशनली मूव करेगा तो वो ट्रांसलेशनल मोशन ही मूव करता है और ट्रांसलेशनल एनर्जी की ही हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स इज ए मॉडल फॉर ट्रांसलेशनल एनर्जी। मैंने बता दिया, ए सिंगल पार्टिकल कैन ओनली हैव ट्रांसलेशनल एनर्जी। देखो यहां पर लिखा है कि सिंगल पार्टिकल के पास सिर्फ क्या होगा, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा। द सेंटर ऑफ मास शुड मूव फॉर ए बॉडी टू एग्जिबिट ट्रांसलेशन मोशन। तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, वो बॉडी जहां मूवमेंट करेगा मतलब ट्रांसलेशनल मोशन करेगा तब की बात है ये। ठीक है, तो सिंस टोटल मास एक्ट्स ऑन ए सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर इन ट्रांसलेशन मोशन टोटल मास इज कंसीडर्ड। तो यहाँ पर इसमें हमने क्या देखा कि पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन करेगा और वो ट्रांसलेशनल एनर्जी वो शो करेगा। तो उसी पार्टिकल का हम यहाँ पर वेव फंक्शन के लिए डेरिवेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो अब मैं एक चीज बता दूं, पहले उसी को मैंने यहाँ पे फिर से एक बार दिखाया। देखो ये जो मैं डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये क्या है, एक वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमने बनाया है। इसमें बाउंड्री कंडीशन हमने रख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहला है एक्स इज इक्वल टू जीरो देख रहे हो यहाँ पर, और एक्स इज इक्वल टू एल। तो जीरो से लेकर के एल के बीच में आपका क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का एक लिमिट हमने सेट कर दिया है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो बॉक्स के इनसाइड पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, और आउटसाइड क्या है पोटेंशियल एनर्जी, वी इंफिनिटी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं अपने कन्वीनियंस के लिए इक्वल टू जीरो लेकर कैलकुलेट करेंगे। उस बॉक्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहला बाउंड्री कंडीशन तो यही है कि आपको पार्टिकल का, देखो सबसे पहले क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखो आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि वेव फंक्शन आपका क्या है, जीरो है। समझाता हूं पहले, जैसे मान लेते हैं कोई भी वेव फंक्शन की बात करेंगे, हम पार्टिकल की पोजीशंस की बात करेंगे। मान लो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर है ना, तो इसके लिए मैं वेव फंक्शन कैलकुलेट करूंगा, मतलब साई कैलकुलेट करना है मुझे। तो साई को मैं एक्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ओनली वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस लेके चल रहा हूँ। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साई एक्स निकालना है। ठीक है, साई एक्स अगर हम निकाल लेते हैं, यही हमारा क्या वेव फंक्शन है। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है इसमें, देखो बाउंड्री कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर, ये सबको नोट करना है आपको, बाउंड्री कंडीशन को आगे यूज होगा, है ना। बाउंड्री कंडीशन, 1 मिनट। तो बाउंड्री कंडीशन मतलब जो भी हमारे इसमें हम कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कंडीशंस। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब उस वॉल की बात कर रहा हूं मैं।
है ना। x इज इक्वल टू 0 मतलब इस वाले वाल की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले वाल की बात कर रहा हूं जिसमें वेव फंक्शन हमारा 0 है, मतलब वहां पर हमारा पार्टिकल नहीं मिल सकता, वाल पे पार्टिकल नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा पार्टिकल? इनसाइड बॉक्स, उस बॉक्स के इनसाइड में मिलेगा, लेकिन वॉल उस दीवार पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l पे पार्टिकल नहीं मिलेगा आपको, और ना ही उसके आउटसाइड मिलेगा। तो पार्टिकल कहां मिला? पार्टिकल आपको इस बॉक्स में मिलेगा अंदर में, लेकिन आपको वॉल में नहीं मिलेगा, और बाहर में भी पार्टिकल्स आपको नहीं मिल सकते। तो पार्टिकल कहां पर है? इनसाइड द बॉक्स है, उसी के लिए हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या हुआ? x इज इक्वल टू 0, वॉल की बात बता रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड वाले वाल x इज इक्वल टू 0, जहां पर वेव फंक्शन हमारा 0 है, मतलब पार्टिकल नहीं मिल सकता वहां पे। सेकंड है x इज इक्वल टू l, यहां पर भी पार्टिकल हमें नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी साइन x क्या होगा? 0 होगा। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, इसी को हमें यूज करना पड़ेगा और आपको याद रखना है, क्योंकि यही इसका बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, देखो ये हो गया इनसाइड, बॉक्स का इनसाइड हो गया ना ये, अब बाहर दोनों साइड क्या हो गया? आउटसाइड। तो आउटसाइड और इनसाइड, आउटसाइड और इनसाइड, तो आउटसाइड और इनसाइड को जो सेपरेट करता है वो क्या कहलाता है? बाउंड्री। और उसी बाउंड्री पे कोई भी वेव फंक्शन हमें नहीं मिल सकता। सिर्फ हमें याद रखना, पार्टिकल का वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन हो कहां के लिए मिलेगा? इनसाइड ऑफ द बॉक्स। क्लियर है यहां तक? और ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि हमने पोटेंशियल एनर्जी को अपनी कन्वीनियंस के लिए इनसाइड में 0 लिया है, आउटसाइड में इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये तो होगा दो बाउंड्री कंडीशन, मैंने इसको आसान वे में समझा दिया। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग इसको थ्योरी को। इन व्यू ऑफ द इनडिफिनिटनेस इन द पोजीशन ऑफ द फ्री पार्टिकल, सपोज दैट वी इनक्लोज द पार्टिकल इन ए बॉक्स। क्या कर रहे हैं कि उस पार्टिकल को हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इनक्लोज करके रखें बॉक्स में, सो दैट वी नो दैट इट्स पोजीशन लाइज विथ इन द बाउंड्रीज ऑफ द बॉक्स। तो कहाँ पे रहेगा पोजीशन उसका? विथ इन द बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर ही होगा वो। तो द बॉक्स इज मेड इन द फॉलोइंग वे, वी हैव एज्यूम दैट सिंगल पार्टिकल ऑफ मास एम, उस पार्टिकल का मास कितना है? एम है, जिसपे हम फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन, उसका पोजीशंस को, रिस्ट्रिक्टेड टू मूव इन ए रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम x0 टू xl में ही मूव कर सकता है। और पार्टिकल कहाँ मूव करेगा? x0 से लेकर के xl में ही मूव करेगा। वो कैसे मूव करेगा? तो ट्रांसलेशनल मोशन वो मूव करता है, मैंने बता दिया। ठीक है, उसी के लिए हमें क्या करना है? उस पार्टिकल जो मूव कर रहा है वन डायमेंशन, उसके लिए हमें क्या करना है? वेव फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक, एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ इन द बॉक्स इज कांस्टेंट एंड टेकन एज ए 0 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड ऑफ द बॉक्स का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर हम इसको 0 लेके कंसीडर कर रहे हैं ताकि हमें डिराइव करने में डेरिवेशन को आसानी होगा। ठीक है, तो ये दो बाउंड्री कंडीशन को आप याद रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 पे, और आपको क्या होना? वेव फंक्शन 0 होता है, x इज इक्वल टू a पे भी वेव फंक्शन 0 होता है। इन साइड में वेव फंक्शन मिलेगा, आउटसाइड में भी वेव फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और इसको सिंपल वे में लिखा है, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स विथ पोटेंशियल एनर्जी 0, कहां पर? इनसाइड में बॉक्स, एंड पोटेंशियल एनर्जी कहां पर है? इन्फिनिट। इन्फिनिट कहां पर है? वॉल्स में भी एंड आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रहा है इनसाइड में, और पोटेंशियल एनर्जी आपका इन्फिनिटी है। कहां कहां पर है इन्फिनिटी? तो वॉल में भी इन्फिनिटी है और आपका आउटसाइड में भी इन्फिनिटी। तो ये पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू दैट पार्टिकल में रिमेन विथ इन द बॉक्स, इट इज इसेंशियल टू एज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑन और आउटसाइड द वॉल इज वेरी हाई। इसका मतलब ये है कि हमें अगर पार्टिकल्स को बॉक्स के अंदर रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी वॉल पे या फिर आपके आउटसाइड पे क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा? वो इनसाइड होगा। क्योंकि सो दैट एज सुन एज द पार्टिकल रीचेज द वॉल इट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द बॉक्स। जब पार्टिकल वॉल्स पे पहुंचेगा तो रिफ्लेक्ट होकर के कहां आ जा रहा है? वो फिर से इनसाइड द बॉक्स आ जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी को बहुत हाई रखना पड़ेगा वॉल और आउटसाइड द बॉक्स। तो सिंपल है, ये बहुत आसानी से मैंने बता दिया पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स का थ्योरी पोर्शन। अब हम इसके डेरिवेशंस पे चलते हैं, एक एक करके हम समझेंगे। बाउंड्री कंडीशंस को भी याद रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बाय यूजिंग, हमें स्टार्ट कहां से करना है? हमें स्टार्ट करना है श्रोडिंगर इक्वेशन से, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, जो हम श्रोडिंगर इक्वेशन का टाइम इंडिपेंडेंट वाला इक्वेशन यूज करने वाले। ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन, यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्या होता है? एच, ये ऑपरेटर है हमारा, और साई लेंगे और एक्स ले रहे हैं। देखो साई हमारा वेव फंक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक्स हम क्यों लिए हैं ब्रैकेट में? ताकि हमें दिखाना है कि एक्स डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें हर जगह एक्स लिखेंगे इसको। ठीक है, और एच साई ई साई हम इसको पढ़ते हैं तो हम एक्स लेके चल रहे हैं। तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हमें फाइंड करना है, पूरा एक एक करके डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे जैसे कि हम जानते हैं कि अपना ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एच ऑपरेटर क्या होता है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑपरेटर एच को क्या बोलेंगे हम? हैमिल्टोनियन। आपको पता होगा हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है क्या है? एक एनर्जी ऑपरेटर है।
ये भी टोटल एनर्जी ऑपरेटर की बात करते हैं, है ना, जिसमें हमें क्या करना है हमें, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है आपका, टी ऑपरेटर प्लस वी ऑपरेटर, जहां पे टी क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी को ऑपरेटर के लिए बात करते हैं, ये आपका वी क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। तो हम अब हमने देख लिया है कि इनसाइड ऑफ द बॉक्स, हम इनसाइड बॉक्स के इनसाइड में हमने क्या देखा है, इनसाइड बॉक्स हमने कैलकुलेट एज्यूम रख के चला है कि पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता है तो जीरो रखेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो पूरा मैं यहाँ पे डेरिवेशन आपको एक्स एक्सिस पे करूंगा, सेम आपको वाई पे करना है और जेड पे करना है, फिर उसको 3 डायमेंशनली हम बना लेंगे। तो टी एक्स हम निकालेंगे यहाँ पर, तो मैंने जैसे कि अपने ऑपरेटर वाले वीडियो लेक्चर में बताया है 8 पाई स्क्वायर एम, है ना, 8 पाई स्क्वायर एम होता है, और आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये आपको होता है काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर का ये एक्सप्रेशन है। तो इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, एच की, इस एच की जगह हम यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सीधा दोनों मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो एच की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 से यहाँ पर टी ऑपरेटर है प्लस ऑपरेटर वी है, दोनों को ऐड करेंगे तो एच ऑपरेटर की जगह लिख दिया मैंने, उसके बाद साइन एक्स लिख दिया, और इधर क्या बचा, ई इज इक्वल टू साइन एक्स बचा। तो टी की जगह, वी की जगह तो जीरो है, टी क्या है हमारा एच का स्क्वायर आपका 8 पाई स्क्वायर एम डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, और वी की जगह क्या रखेंगे जीरो, इधर क्या बचा आपका साइन एक्स, और इधर क्या है ई और साइन एक्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको हम नॉर्मल एक और एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं इसको, है ना, तो इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम हो गया और डी स्क्वायर डी एक्स का स्क्वायर साइन एक्स हो गया, और इधर क्या बचा ई साइन एक्स। तो यहाँ पर मैं 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर को राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इधर क्या बचेगा, देखो ओनली बचेगा इधर आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, माइनस को भी इधर मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है, माइनस को भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर आपका क्या होगा नीचे आ जाएगा, और क्या बचा है ई, ये आपका साइन, ये हो गया आपका एक्स, और माइनस को मैं इधर ले आया हूं तो यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस इधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस, तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया साइन एक्स, इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस होके क्या बन जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम, और इधर हो गया एच स्क्वायर, और आपका बचा ई, है ना, 8 पाई स्क्वायर ई बचा, और क्या बचा है साइन एक्स, ये हो गया आपका जीरो, इक्वेशन नंबर 2। बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया इसको, इक्वेशन नंबर 2 कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, है ना। अब हमें एक पॉइंट याद रखना है कि हमें क्या रखना है यहाँ पर, इस पूरे वैल्यू को 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई, इतने को हमें क्या रखना है, इतने को हमें रखना है के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, आपका साइन हो गया एक्स हो गया, ये अभी क्या बन गया आपका के स्क्वायर और साइन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जब इक्वेशन को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, ठीक है, याद रखना है क्या है हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको हम पूरा सॉल्व तो नहीं करेंगे, है ना, इसके जनरली हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स के फॉर्म में सॉल्व होगा, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं बाय सॉल्विंग दिस, ठीक है, सॉल्विंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या लिख देंगे, या फिर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन क्या होता है डायरेक्टली मैं यूज करूं, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डायरेक्टली ही बनाना है इसको, है ना, ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारा जो वेव फंक्शन साइन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमें ए साइन के एक्स, जो के है वही के है ना यहाँ पे, ए साइन के एक्स और बी कॉस के एक्स, बी कॉस के एक्स, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो हम इसको जनरली सॉल्व नहीं करते हैं, अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो मैथमेटिक्स फॉर्म में थोड़ा
इसमें डेरिवेशन है ना, तो डायरेक्टली हम इसका इक्वेशन यूज कर लेते हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट ही इसको यूज करना है। तो आपको लिख देना है जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वो इक्वेशन थर्ड का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, a sin kx प्लस b sin b cos kx, जहां a और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, a और b क्या है, कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में हमें बाउंड्री कंडीशन लगाना है। क्या लगाना है, जो मैंने ऊपर में बताया था बाउंड्री कंडीशन, उसी को यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन के लिए क्या था, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या था, जब x इज इक्वल टू 0 हो तो क्या हमने बोला था, x इज इक्वल टू 0 के लिए हमने क्या बोला था, हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इसी इक्वेशन में पुट करते हैं x इक्वल टू 0 और वेव फंक्शन इज इक्वल टू भी 0 पुट करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, तो वेव फंक्शन 0 मतलब साइन x की जगह 0 पुट कर दिया मैंने, a, उसके बाद साइन k इंटू 0, एक्स की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस b cos k इंटू 0। तो साइन 0 का वैल्यू आपका 0 होता है, लेकिन cos 0 का वैल्यू आपका होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ये तो हो गया 0, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा b cos 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई अगर k के साथ करोगे तो 0 ही होगा ना, लेकिन साइन 0 का वैल्यू मैंने बता दिया 0, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 0 और इधर 0 बचा, इधर क्या बचा, ओनली b, क्योंकि cos 0 का वैल्यू क्या होता है, मैंने बता दिया cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो 1 हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको याद रखना है, अभी ऊपर इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया। ठीक, अब b इक्वल टू जब 0 आ गया तो इक्वेशन नंबर फोर्थ से, इक्वेशन नंबर फोर्थ में हम देख रहे हो, इक्वेशन समझना है ना, फ्रॉम इक्वेशन 4 में हम क्या रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या पुट करेंगे हम, b इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो क्या बचेगा साइन x, और क्या बचा हमारे पास इधर a साइन के एक्स बचा है, और आपका प्लस b इक्वल टू 0 पुट कर दिए तो 0 हो गया, और ये जो cos के एक्स तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास सिंपल बचा साइन x बचा, और क्या बचा है a साइन के एक्स बचा, a साइन के एक्स बचा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब हमारा सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या था, x इज इक्वल टू एल पुट करेंगे तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वो भी 0 होगा। यही हमारा बाउंड्री कंडीशन था, है ना। x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, x तो रख देते हैं इक्वेशन नंबर 5 में, किस में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 में रखते हैं ना। इक्वेशन नंबर 5 में रख दिया तो क्या 0 हो गया, साइन x 0, a की जगह a, साइन के एक्स की जगह क्या रखेंगे, एल रखेंगे, मतलब के एल, साइन के एल हो गया। ठीक है, यहाँ तक। तो साइन के एल इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यहाँ पे लिखता हूं ए साइन, अब देखो ए साइन के एल इज इक्वल टू 0, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा पॉइंट, है ना, क्योंकि हमें पता है कि साइन के एल कभी 0 नहीं हो सकता। तो हमारा 0 क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा आपका एल वाला ए जो है ना, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एल आपका 0 हो जाएगा। तो एल 0 हो गया, तो हमारे पास एल 0 नहीं हो सकता, तो ए 0 हो जाएगा। तो ए को तो हम 0 लिख देंगे, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि साइन के एल इज इक्वल टू 0 बाई ए रख देता हूं, तो ये 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन के एल इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम साइन के एल को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 को क्या लिख सकते हैं, साइन एन पाई लिख सकते हैं। समझते हैं कैसे इसको, है ना। तो साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, मतलब साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो साइन में अगर हम लोग n से मल्टीप्लाई कर दें, साइन n इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, कोई भी क्वांटम नंबर होना चाहिए, है ना, 1 2 3 4 क्वांटम नंबर। क्योंकि अगर पाई 180 जो है, अगर ये 0 वैल्यू दे रहा है साइन का, तो साइन 2 पाई मतलब 360 डिग्री, साइन 360 भी क्या होगा, 0 देगा। साइन 3 पाई करेंगे तो वैसे जितने भी उसमें पाई में हम 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करते जाएंगे साइन का, वो 0 वैल्यू देता है। तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, हम यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, जो 0 का वैल्यू की जगह हमने क्या रख दिया, साइन एन पाई हमने रख दिया। क्योंकि अपोजिट सोचो, साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो 0 की जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन एन पाई रख सकते हैं। अब 0 0 दोनों तरफ साइन साइन को काट दिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा के एल, और इधर क्या बचेगा, एन पाई। क्या बचा, के एल और एन पाई बचा। तो यहाँ से हमने क्या निकालेंगे, हम यहाँ से के निकालेंगे, तो क्या बचेगा, एन पाई और आपका बचेगा एल। तो ये भी एक एक्सप्रेशन निकल गया, एन पाई बाई एल, के का वैल्यू। ठीक है, अब इतना आ गया तो हम के स्क्वायर कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं के स्क्वायर। तो के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और
आपका हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब हमने स्टार्टिंग में कुछ को के स्क्वायर माना था, इसको यहाँ पे देखो इस वाले को, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू हमने क्या माना है, आपको माना है 8 पाई स्क्वायर एम, और क्या लिए थे एच स्क्वायर और ई भी है ना, तो इतने को हमने के माना था, तो इसी वैल्यू को उस के स्क्वायर की जगह मैं पुट करने वाला हूँ इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो इस तरफ के स्क्वायर इसकी जगह रख देता हूँ, तो 8 पाई स्क्वायर एम, ऊपर में ई भी है और क्या है नीचे में एच स्क्वायर है, इतना हो गया। इधर क्या है आपका एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और एल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो पाई स्क्वायर कट जाएगा, और डायरेक्टली अब e इज इक्वल टू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन से मैं क्या लिख रहा हूँ e इज इक्वल टू, तो e इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, तो क्या बचेगा एन स्क्वायर है, एच स्क्वायर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद उधर क्या बचा है 8 बचा है और m बचा है, और नीचे में क्या बचा है एल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया आपका एनर्जी का इक्वेशन हमने निकाल दिया। किसके लिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी इक्वेशन, मतलब जहां जहां पर जितने भी स्टेट होंगे पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए एनर्जी स्टेट, जैसे कि तो इसको हम कैसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, ई एन, एन लिखेंगे, एन यहाँ पर क्वांटम नंबर को शो कर रहा है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर, आपको पता है एल क्या है उसका बॉक्स का लेंथ है, एन क्या है आपका क्वांटम नंबर है, एच क्या है प्लांक प्लांक कांस्टेंट है। ठीक है, अब एम तो पता है आपको मास ऑफ द उस पार्टिकल है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एनर्जी एन ई वन निकालिए, मतलब पहले स्टेट के लिए निकालिए, तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या है इस एक्सप्रेशन में 1 है, तो 1 है तो हम क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर और आपका एच स्क्वायर, और इधर है 8 एम एल का स्क्वायर, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा एच स्क्वायर 8 एम एल का स्क्वायर। वैसे ई टू निकालिए, तो एन इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर एच का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा 8 एम एल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 4 एच का स्क्वायर और 8 एम एल स्क्वायर। तो ऐसे आपको E3 E4 जो भी कैलकुलेट करने के लिए बोले आप कैलकुलेट कर सकते हैं। E3 में n इज इक्वल टू 3 पुट करना, E4 में आपको क्या करना है n इज इक्वल टू 4 पुट करना है। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एनर्जियों का क्या करना है डिफरेंस निकालना है, जैसे बोलेंगे सेकेंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट का डिफरेंस निकालिए, तो इसको सिंपल करना नहीं है। E2 क्या है हमारे पास 4 एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर, माइनस क्या है हमारे पास एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा 3। देखो इसमें क्या करेंगे हम एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, तो क्या बचेगा 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये 3 एच स्क्वायर 8 एम एल स्क्वायर। तो इस टाइप से भी आपको अगर एनर्जी का चेंजेस निकालने के लिए बोलता है फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट थर्ड स्टेट जो भी, उसके अकॉर्डिंग आप एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका पहला, हमने अपना 80% का पार्ट कंप्लीट कर लिया है वेव फंक्शन को निकालने से पहले के एनर्जी तक। ठीक है, अब हमारे पे फिर से आते हैं वेव फंक्शन पे, जो हमें मेन हमारा टारगेट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो मैंने कर दिया, अब हमारा टारगेट है फाइनल वेव फंक्शन। अब देखो फाइनल वेव फंक्शन हमारा क्या हो गया, अब देखो लिखते हैं यहाँ पर है ना, फाइनल वेव फंक्शन हमारा क्या हो गया, देखिए अभी हमने ए और बी का वैल्यू निकाल लिया है, हमारे पास फंक्शन क्या था फाइनल वेव फंक्शन लिखूंगा भी, हमने ये निकाला था ए साइन, इसी में हमें पुट करना है ए साइन के एक्स था और बी कॉस के एक्स थे, तो ये हमें करना था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, हमने देखा है कि इसमें हमने क्या किया, बी कॉस के एक्स तो जीरो था तो उसको जीरो ही रख देते हैं, इसको ये वाला टर्म तो जीरो था, तो हमारे पास बचा क्या था ए साइन के एक्स। यहाँ पर मैंने के का वैल्यू हम यहाँ पर मैंने फाइंड कर दिया है ना, के इज इक्वल टू हमने क्या निकाला अभी एन पाई बाई एल हमने निकाला है, ऊपर में अगर देखेंगे तो एन पाई बाई एल हमने निकाला था ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो इस एन पाई बाई एल को यहाँ पर हमें पुट करने वाला हूँ, तो ए इज इक्वल टू साइन एन पाई एल एक्स, ये हो गया हमारा फाइनल वेव फंक्शन। ये हमारा है फाइनल वेव फंक्शन आपका किसका, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का। बट अभी ये विदाउट नॉर्मलाइज्ड है, अभी इसको क्या करना है हमें नॉर्मलाइज करना है, विदाउट नॉर्मलाइज। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन निकालेंगे। मतलब देखो अभी ए हमारा क्या है, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए क्या है कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट का वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं इसको, इसमें क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ए, हमें ए को फाइंड करना है, तो ए को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या हमारा, एवरी वेव फंक्शन याद रखना है, एवरी वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड, हर फंक्शन को क्या होना चाहिए शुड बी
नॉर्मलाइज, जब मैं वेव फंक्शन का प्रॉपर्टीज के लिए एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि वेव फंक्शन में कौन कौन से गुण, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए, तो उसी में ये भी एक है, एवरी वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए कंडीशंस क्या है, देखो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एल तक हमारे पास क्या था, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एक्स इज इक्वल टू एल तक हमारा लेंथ था। तो उसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, किसको करना है, हमारे पास जो फंक्शन है साइन एन, जिसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, और साइन एन, है ना, डी टाउ के रेस्पेक्ट में या फिर डी एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो हमारा इक्वल्स टू 1। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन का क्या है, हमारा इक्वेशन है, इसमें हमें पुट करना है, सीधा समझना है इसको, आसानी से, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन के लिए ये इक्वेशन होता है 0 to L। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उस फंक्शन का और फंक्शन है, तो हमारे पास जो फंक्शन क्या था अभी, साइन एक्स जो हमने निकाला है, ए साइन एन पाई एल बाई एक्स, ये हमारा फंक्शन है। लेकिन इसमें अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट की बात करेंगे, मतलब साइन स्टार की बात करेंगे, तो इसमें कोई भी आई का फंक्शन नहीं है। अगर मैंने पहले ही बोला था कॉम्प्लेक्स मतलब अगर आई होता, माइनस आई होता तो उसको प्लस आई लेते, आयोटा वाला आई ना, साइन वाला आई नहीं। तो इसमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, तो ये भी क्या होगा हमारा साइन एन पाई एक्स बाई एल ही होगा, है ना। तो नॉर्मल फंक्शन भी ये है। तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन है इंटीग्रेट करना है 0 to L, हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एक्स है, और साइन आपका नॉर्मल एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं, इसको dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 1 के रेस्पेक्ट में। ये हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। इसके इस इक्वेशंस को यूज करके हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मूला को यूज करके हम इसको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे जो हमें a का वैल्यू देगा। तो हम फंक्शन को रखते हैं 0 to L। हमने फंक्शन क्या, हमारे पास दोनों फंक्शन सेम है, तो साइन ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, और दूसरा फंक्शन भी क्या है, ए साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये हमारा dx, इधर क्या है आपका इज इक्वल टू 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 to L हो गया, ये हो गया आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल, ये हो गया dx, और आपको हो गया 1। हमने स्क्वायर कर दिया ना उसको। अब ए स्क्वायर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो स्क्वायर बाहर आ गया 0 to L। अब हमें सिर्फ इंटीग्रेशन किसको करना है, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स एल डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें ए का स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें इसका फार्मूला क्या है हमारा, देख लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स का आपका फार्मूला है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस 2 फाई, एक फार्मूला लिख रहा हूँ, उसी फार्मूला को हमें यूज करना है, ठीक है। कॉस 2 फाई इज इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई, या थीटा जो भी है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँ, देखो 2 साइन स्क्वायर फाई को इधर लेके आ रहा हूँ ना, ये लिखता हूँ 2 साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 फाई हो जाएगा, ठीक है। इधर ले आया, कॉस को उधर लेके चला गया। अब ये लिखूंगा साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 फाई बाई 2। तो इसी इक्वेशन को यूज करना है। हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर फाई, फाई की जगह पे हमारे पास क्या है, एन पाई एक्स इज इक्वल टू एल, हमारा फाई है, ठीक है। बाकी सब तो सेम है, देख रहे हो आप, साइन स्क्वायर है, इसके जब हम सेम इक्वेशन को पुट करेंगे तो इसके जगह हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो ए का स्क्वायर, ये तो हो गया 0 to L, तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 रहेगा, और क्या रहेगा, फाई की जगह पे क्या लिखेंगे, एन पाई एक्स बाई एल, और पूरे का क्या रहेगा नीचे में, ये तो एल है ना, पूरे के नीचे रहेगा 2। तो मैं 2 को डायरेक्टली पूरा बाहर कर रहा हूँ, है ना, 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा बाहर कर दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर हो गया, बाहर में 2 चला गया, अब बचेगा 0 to L। अब क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, यहाँ पे भी लिखते हैं डी एक्स इज इक्वल टू 1, डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा। इसका हमें क्या करना है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इक्वेशंस को करना है दोनों को। तो पहले मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर बाई 2 अलग है, सेपरेट है, ये पूरा बाहर है। सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे 0 to L, यहाँ पर 1 है, 1 को dx के रेस्पेक्ट में करेंगे। देखो ये पूरा ऐसा है ना, ये फंक्शन है, पूरे एक साथ है ये। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1 और dx करना पड़ेगा, उसके बाद माइनस, फिर 0 to L लिखेंगे, इधर क्या बचेगा, cos 2 n पाई x बाई एल डी एक्स करना पड़ेगा, अब इज इक्वल टू क्या, इधर 1। तो ये हमारा इतना को सॉल्यूशन हमें अलग अलग करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर किसी को अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्स ही होता है ना, 1 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो इसका तो आपको सॉल्यूशन निकल जाएगा पहले वाले का।
सेकेंड वाले को मैं बता दूं, सेकेंड वाले में क्या है देखो, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है sin 2x बाई 2, sin 2x बाई 2 होता है, याद रखना है। cos 2x का क्या होता है, sin 2x बाई 2। तो यहाँ पर x के बाद 2 जितना टर्म है वो पूरा पूरा इसमें आपको सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये सब लिख देते हैं a स्क्वायर बाई 2। तो ये वाला का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका x के दो लिमिट है 0 to l, ये आपका लिमिट है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें के लिए हमें करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा साइन, क्या हो जाएगा, साइन 2x मतलब 2n पाई x l बाई क्या हो जाएगा आपका पूरा जो टर्म है बाहर का 2n पाई बाई l। तो ये हो जाएगा, इसका भी लिमिट रखेंगे 0 to l, इतना से इतना सॉल्व हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, अब लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पर एक बार l रखेंगे और दूसरे में 0 रखेंगे तो l माइनस 0 l हो गया। ये इधर क्या बचेगा, आपको देख रहा हूँ यहाँ पर क्या है, साइन 2n पाई। अगर साइन 2n पाई में अगर सबसे पहले मैं क्या रख दूँ, x की जगह l रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा l, इधर क्या है नीचे में 2n पाई l है, ब्रैकेट है ना, माइनस करूंगा एक बार 0 रखूंगा, इस बार 2n पाई के बाद x की जगह 0 रखूंगा, l नीचे में क्या है आपका 2n पाई बाई l, ये हो गया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो l और l कट गया, मतलब साइन 2n पाई बचा। और मैंने पहले ही बोला था कि साइन n पाई या साई 2n पाई सबका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और इसमें देख ही रहा हो आपको साइन 0 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई होगा, ये पूरे टर्म के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो साइन 0 होगा। तो साइन 0 का वैल्यू भी क्या होता है, 0। तो ओवरऑल ये दोनों टर्म 0 हो गए, दोनों के दोनों टर्म पूरा 0 हो गए। तो बचा क्या, सिर्फ आपका बचा है सिर्फ l ही बचा है, इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं डायरेक्टली देखो, यहाँ पर मैंने बहुत आसानी से बोला है साइन 2n पाई इज इक्वल टू भी 0 होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताऊं कि n पाई क्या होता है, 0 होता है। तो 2n पाई 3n पाई जितना भी करेंगे वो सब क्या होगा, 0 होगा। और साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो आपको जब साइन x की जगह आप एक बार l वैल्यू पुट करे हो, x की जगह आप एक बार, है ना, x की जगह आप क्या रखे हो, देखो x की जगह आपने क्या रखा, एक बार l रखा और दूसरा एक बार 0 रखा, तो दोनों केस में वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। साइन 2n पाई का भी वैल्यू 0, साइन n पाई सॉरी 0 का भी वैल्यू 0। तो इतना होने के बाद यार पूरा टर्म 0 हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, a स्क्वायर बाई 2 बचा है और इधर बचा l इज इक्वल टू 1 तो बचा ही है। तो a स्क्वायर बाई 2 और l इज इक्वल टू 1 ना। तो यहाँ से a का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 बाई l हो जाएगा। तो देखो a का स्क्वायर हो जाएगा और 2 ऊपर जाएगा, l नीचे आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2 बाई l, या फिर क्या लिखेंगे 2 बाई l हाफ, ऐसा लिखते हैं a का वैल्यू। तो ये हमने a का वैल्यू निकाल दिया। अब हमारे पास फाइनल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो फाइनल वेव फंक्शन। तो मैंने फाइनल वेव फंक्शन निकाला था, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या था, a साइन के एक्स था। तो जहां पर मैंने k का वैल्यू पुट कर दिया था, साइन एन k का वैल्यू मैंने क्या पुट किया था, n पाई l किया था x। तो ये हमारे पास वेव फंक्शन आया था, जहां पर अब a का वैल्यू भी पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई l की पावर हाफ साइन n पाई x बाई l। ये हो गया हमारा फाइनल वेव फंक्शन, या फिर इसी को अलग अलग बुक्स में क्या लिखा होता है, रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट 2 बाई l हो गया। ये हो गया साइन n पाई x बाई l। ये हमारा हो गया क्वांटम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का फाइनल वेव फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन में क्या इसका प्लस पॉइंट है, देखो यहाँ पे दो चीजें था, ये भी एक वेव फंक्शन है बट ये क्या था, विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। यहाँ पे विदाउट नॉर्मलाइज है, ये वाला वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, मैंने उम्मीद पूरे बहुत ही आसान वे में मैंने बताया है। तो आपको पूरा जब पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स का अगर आता है वेव फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए, आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब इस वाले को भी याद रखेंगे, एनर्जी वाला है ये, है ना। इसके लिए क्या सेपरेट एनर्जी के लिए कैलकुलेट करने के लिए बोले तो आपको एनर्जी वाला में यहाँ तक कैलकुलेट करके रख देना है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपको एक एक एक्सिस की बात की है, अब आपको क्या करना है, अब 3 डायमेंशनल बॉक्स की अगर आप क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछेंगे आपसे, पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स का एक्सप्रेशन अगर आपको बनाने के लिए बोला है 3 डायमेंशनल बॉक्स का, तो आपको करना क्या है, सिंपल समझिए। जब हमने 5x निकाला, इसके लिए हमने क्या निकाला, 2 बाई एल, एक्स एक्सिस पे निकाला है ना, 1 बाई 2 निकाला है अभी, अंडर साइन n पाई x बाई एल। तो सेम ऐसे ही हमें क्या निकालना है, 5
सॉरी साइन वाई निकालना है वाई एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगा 2/L, आपको यहाँ पे 1/2 ही रहेगा, साइन ही रहेगा, एन पाई रहेगा, ये आपका हो जाएगा YL हो जाएगा। सेम आपको निकालना है जेड एक्सिस में, तीनों के लिए निकालना है, तो 2/L, ये हाफ हो जाएगा, ये साइन एन पाई जेड और एल। तो हमारे पास जो फाइनल वेव फंक्शन है, जो फाइनल वेव फंक्शन जिसमें क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड सभी होना चाहिए, तभी तो थ्री डायमेंशनल होगा ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो तीनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक साथ, ठीक है। तो 2/L, देखो मैंने तो एक्स को बना दिया है ना, आप वाई जेड को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नॉर्मली आएगा तो आप डायरेक्टली भी लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा साइन एन पाई एक्स बाई एल, फिर इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई 2/L, ये भी हो जाएगा हाफ साइन एन पाई वाई बाई एल, एक बार और लिखेंगे 2/L की पावर फिर हाफ, ये क्या हो जाएगा साइन एन पाई जेड बाई एल। तो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/L, हाफ 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 करके क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, इधर क्या है आपको क्या बचेगा, साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू साइन एन पाई वाई एल और इंटू साइन एन पाई जेड एल। ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं 2/L 3/2, और पूरा वेव फंक्शन साइन एन पाई एक्स बाई एल साइन एन पाई वाई बाई एल और इसी सेम साइन एन पाई जेड बाई एल। तो ये आपका होगा वेव फंक्शन किसके लिए है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हो गया पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स का वेव फंक्शन आप लें, बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पे समझा। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, वन सिंगल एक डायरेक्शन की बात किए थे, उसमें ट्रांसलेशन मोशन होता है, उसके बेस पे हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने 3 डायमेंशनल सभी को कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और हम यहाँ पे छूटा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे एनर्जी की मैंने बात किया था, एनर्जी निकाला था, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर मैंने लिखा था और 8mL स्क्वायर लिखा था। लेकिन अगर इसमें भी 3 डायमेंशनल की बात कर दे, है ना, तो एन की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर nx है, एक डायरेक्शन पे है तो nx है, तो अगर तीनों डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 3D में 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए एनर्जी निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा एच स्क्वायर लिखना पड़ेगा और 8mL स्क्वायर समय सेम होगा। तो बस इसको क्या करना पड़ेगा, nx का स्क्वायर और ny का स्क्वायर और nz की स्क्वायर, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ex है, ex हमने निकाला है तो इसको nx का स्क्वायर लिखते हैं, h स्क्वायर 8mL स्क्वायर। सेम उसको ey डायरेक्शन में निकाले एनर्जी तो क्या होगा, ny का स्क्वायर h स्क्वायर 8mL स्क्वायर, क्योंकि देखो मास भी सेम होगा उसी पार्टिकल का, उस पार्टिकल का बॉक्स का लेंथ भी सेम होगा, प्लांक कांस्टेंट तो सेम ही होगा, बस क्या चेंज होगा, क्वांटम नंबर ना। तो Ez निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको nz का स्क्वायर आपका h स्क्वायर और 8mL स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हो गया आपका 3 डायमेंशनल बॉक्स के लिए पार्टिकल का पूछा जाए एनर्जी के लिए, तो ये इक्वेशन को यूज करेंगे जहाँ पर n1 n2 अब सॉरी nx ny nz आपको पता है क्या है, ये सब क्वांटम नंबर है, एनर्जी स्टेट का है। अभी आगे हमें जिससे न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो गया आपका एनर्जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरा डिटेल में मैंने एक एक करके डेरिवाइव किया है, एक एक पॉइंट को, है ना, जिससे आपको पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा। अब पूरा हमने बहुत ही आसान से समझा है इसको, थ्योरी के साथ हमने पूरा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन को डिटेल में किया है। तो आप अपने नोट्स में इसको प्रॉपरली बना लेंगे और इसके बाद आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें एक पॉइंट आप याद रखेंगे, बाउंड्री कंडीशन को जरूर याद रखें। ये बाउंड्री कंडीशन के लिए मैंने बताया है, इस 2 पॉइंट को आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि इसी से आपको सॉल्यूशन होना रहता है ना, कि वेव फंक्शन कहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर सही लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वांटम केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।